अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और अल्लाह ताला का वादा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है, तो शायद ये सब्र का ही नतीजा है कि आज शहबाज शरीफ साहब हफ्तों बाद जब बलूचिस्तान का मानसून स्पेल जारी है और तबाहकारियां भी जारी हैं और 140 से ज़ायद लोग अपनी जान खो बैठे हैं, उस दौरान शहबाज शरीफ साहब फाइनली पहुंच गए हैं और उन्होंने जिस तरह कहते हैं द टफ व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, तो उन्होंने आज इंतजामिया की भी खूब सुथरी की है और उनको कहा है कि क्यों खाना नहीं मुहैया किया गया, क्यों दवाइयाँ नहीं हैं, क्यों मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखे गए। और अभी तो बहुत सारे एरियाज है जहां पर उनका जाना जरूरी भी है और अभी उनकी नजर भी नहीं है, लेकिन इट्स फाइनली स्टार्टेड। तो ये तो एक चीज है एंड गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो एक और अच्छी खबर जो आ रही है इस हवाले से, कम अज कम यौम तशक्कुर की बारी शायद अब मौजूदा हुकूमत की हो, क्योंकि उनका मुतालबा था कि बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि प्लीज फैसला दे दीजिए फॉरेन फंडिंग का, प्लीज ममनुआ फंडिंग के फैसले को सुना दीजिए जो 21 जून को महफूज किया गया था। और इसमें एक लोन वॉरियर है अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने नवंबर 2014 में ये इलेक्शन कमीशन में केस फाइल किया था कि ममनुआ फंडिंग है पीटीआई के रिकॉर्ड्स में। और अब ये 21 जून को फैसला महफूज किया गया था और अब कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे वो सुनाया जाएगा। 3 रुकनी बेंच है इलेक्शन कमीशन का, वो इसकी वो सरबराही करेगा। फरीका इनको नोटिस जा चुके हैं और सबसे पहले अकबर एस बाबर साहब से ही सुनते हैं। अकबर एस बाबर साहब, आपको क्या फील हो रहा है? यकीन सा आ रहा है आपको 8 साल बाद? आपने कभी सोचा था ये मौका भी आएगा? क्योंकि लास्ट वी स्पोक आपने कहा था एक और स्कैंडल आएगा, तो वो तो आ गया 3 हफ्ते बाद। अब मैं तो आज आपसे पूछने आई थी कि यही स्कैंडल था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे और कोई और स्कैंडल आएगा, लेकिन स्कैंडल से पहले तो फैसला आ रहा है और ये सुबह 10 बजे तक आएगा या कुछ चेंज हो सकता है? और क्या फैसला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे जो जिक्र किया था वो तो इसी का था जो भी फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी आई है, और ये इसमें बड़ी मेजर फाइंडिंग्स हैं और बड़ी यानी आई ओपनर्स हैं कि अबराज जो है एक कंपनी जो $14 बिलियन की $1 बिलियन फ्रॉड में आरिफ नकवी, उसने भी पीटीआई को फंड्स दिए। फिर एक अरब शेख हैं जो नायान साहब, छुपाई, बल्कि उन्होंने एक और मिस स्टेटमेंट की इलेक्शन कमीशन के सामने आरिफ नकवी के एफिडेविट की सूरत में कि जो कि अनडेटेड है, अनसर्टिफाइड है, अननोटराइज्ड है। उसमें उन्होंने लिखा कि ये तमाम पैसा $2.1 मिलियन जो वूटन का था, ये पाकिस्तानियों से जमा किया गया था और किसी किस्म की कोई पब्लिक और प्राइवेट कंपनी तक इसमें शामिल नहीं थी। अगरचे कानूनन यही काफी है कि वूटन कंपनी जो कि गैर मुल्की कंपनी है, केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, उसके अकाउंट से डायरेक्ट पीटीए के अकाउंट में आना, कानून इसमें नहीं देखता कि पीछे कौन है। लेकिन बहरहाल इन्होंने एफिडेविट जमा कराया, ये पाकिस्तानियों का पैसा है। तो अब पता चला वो अबराज का पैसा था और शेख नायान का पैसा था, तो वो उससे उनकी जो कंपाउंड हो गया प्रॉब्लम। तो वैसे इन ऑल अबाउट $10 मिलियन की जो गैर कानूनी फंडिंग है वो साबित हो चुकी है। इसमें वूटन इज जस्ट वन कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है। अब जो चीजें साबित हो चुकी है वो ये है कि फॉरेन नेशनल ने फंडिंग की है, 88 की निशानदेही हुई है, 349 कंपनीज ने फंडिंग की है, इंक्लूडिंग वूटन, इंक्लूडिंग एक स्विट्जरलैंड में है, इंक्लूडिंग और मुल्कों में जो सारी कंपनीज हैं। तो जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो ये है कि फॉरेनर्स ने फंडिंग की है, फॉरेन कंपनीज ने फंडिंग की है, इन्होंने अकाउंट्स को कंसील किया, कंसील करने के बाद इन्होंने रॉन्गफुली डिसओन किया 11 अकाउंट्स को, जो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। और इमरान खान ऑन रिकॉर्ड एवरी ईयर जो सर्टिफिकेट देते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो मिस स्टेटमेंट थी और उसमें गलत बयानी से काम किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर किए गए, प्रोविडेंट फंडिंग भी हुए। अब ये फैक्ट्स है और ये एस्टैब्लिश हो चुके हैं। लेकिन अब इस पर फैसला क्या आएगा, इट्स अ सोबरिंग मोमेंट मेरे लिए। मैं 8 साल पहले जब घर से निकला था, मैंने 2 रकात नफल पढ़ी थी और मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि मैं एक बड़े मकसद के लिए करूं, अल्लाह मुझे सोफरू कर, मेरे इसमें कोई जाती नहीं है। तो इसमें मिरेकल्स हुए, वो कभी तफसील से आपके साथ बैठेंगे और उसमें जो मिरेकल्स हैं और जो अप्स एंड डाउन हैं, जिस तरह रास्ता बना, अल्लाह ने जिस तरह रास्ता बनाया, सो वी हैव कम टू दैट पॉइंट, वेरी सोबरिंग मोमेंट। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन और स्पेशलिस्ट से सिर्फ एक चीज तवक्को करता हूँ और वो ये कि ये जो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस सामने आ चुके हैं, इस पे फुल फोर्स ऑफ द लॉ को अप्लाई कीजिए। और वो इसलिए नहीं कि मेरे इमरान खान से मुखालफत है, जो हमारी अपनी बनाई हुई पार्टी थी, मेरे सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हमेशा से चलती आई है।
कानून और आईन जो है वो पसे पुष्ट हो जाता है। आज भी सवाल करते हैं कि जी ऐसा फैसला कराए तो उसकी क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से क्या पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। हम मसलतों का शिकार रहे हैं। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इसको हमने बेरी करना है, इसी की वजह से आज ये इंतशार है। जब कानून आप लागू करते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो शख्स कौन है, वो किस पार्टी का है, उसकी कितनी फॉलोइंग है, उसकी कितनी सीटिंग है, आपके सामने है। हम या तो हम बरतानिया में जो सिस्टम फॉलो करते हैं इसको मिमिक करते हैं, हम फॉलो तो नहीं करते। वहां तो बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीता, जीतने के अपनी पार्टी ने 150 ने उसके खिलाफ वोट दिए, फिर भी वो जीत गया। उसके बावजूद उसकी पार्टी ने कहा कि सॉरी यू नॉट एक्सेप्टेबल। और किस बात पे? इस बात पे कि पार्टी ने कहा कि आपने लॉकडाउन के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी अटेंड की थी। आप सोचिए कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है ये कितनी ह्यूमंगस है कि एक अरब शेख, एक फॉरेनर इतनी बड़ी $2 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। अबराज कंपनी जो कि अमेरिका में उस पर केस चल रहा है वो पीटीआई की फंडिंग करी है। और इन्होंने तमाम ये जो कंपनियां हैं, तमाम जो फॉरेनर है, ये कंसील किए। इस स्टेट बैंक के जरिए, रिकॉर्ड के जरिए ये चीजें सामने आई। लेकिन उसके बावजूद टस से मस नहीं होते। इसके बावजूद वो ऐलान करते हैं कि जी मैं जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करूंगा उस सीसी के खिलाफ जिसको उसने खुद नॉमिनेट किया। Who's sitting on judgment on him? यानी फैशनिज्म और क्या होती है कि आप एक मुंसिफ को अपॉइंट करें और उसके बाद वो मुंसिफ आप उसमें मुलजिम के तौर पर पेश हो रहे हैं, वो आपका फैसला देने वाला है क्योंकि आपको खौफ है कि वो फैक्ट और सच्चाई के मुताबिक फैसला देगा जो आपके खिलाफ आ सकता है, तो आप कहते हैं तो इस्तीफा दो। ये तो बरतानिया में सोच सकते हैं। मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जब फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है, मैं हर रोज गिनूंगा और मैं इमरान खान को रिमाइंड करूंगा ऑन अ टाइमली बेसिस, आपने केस किया फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, आपने वहां डेफेमेशन किया, अब वहां जाए ना फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुजाहरा करें ना, आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। आपको पता लग जाएगा कि जिन मुल्कों में कानून नाफिज होता है आप उन पर अगर झूठे इल्जाम लगाते या खुलेआम वो गुमराते फिर रहे, जिसकी चाहे जिस पे इल्जाम लगाती है, जिस इदारे पे, जिस हेड ऑफ द इदारे पे, और इदारे खामोश है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि हमारी जो सुप्रीम जुडिशरी है वो इस बात का क्यों नहीं नोटिस लेती कि एक आईनी इदारे पे डायरेक्ट हमला हो रहा है, उसकी सीईसी पे डायरेक्ट हमला हो रहा है और वो जहाँ पे वो मुलजिम के तौर पर पेश हो रहा है, लेकिन अगर खामोशी है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपने ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को बेरी करना है, आपने फैक्ट्स पे फैसला देना है, आपने कानून लागू करना है सब पे। यही बस मेरी तवक्को है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। ठीक है, ओके। ये बताइएगा बाबर साहब, क्योंकि आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये खुद ही गए थे, पेश थे कि हमारा जो फैसला है वो ना सुनाया जाए या कम से कम सारी पार्टीज का एक साथ सुनाया जाए। फिर उसके बाद एक स्टे मिल गया, उन्होंने उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके अगेंस्ट जाके फैसला दिया कि इसी महीने फैसला सुनाया जाए। अब वो फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने मुतालबा किया कि नहीं जी, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो इलेक्शन कमीशन है उसको आप नहीं बता सकते कि उसने किस दायरेकार में या किस टाइम फ्रेम में फैसला देना है। तो उसी इंडिपेंडेंट बॉडी के हवाले से जो इस तरह की आजकल गुफ्तगू जारी है, जो इमरान खान साहब और उनके जो रुकने पार्लियामेंट कभी थे, आजकल उनके मेंबर्स हैं, पेश हैं इस इल्जाम तराशी में। और फिर ये भी कि जो मुतालबा दूसरी तरफ हुकूमत से आ रहा है, क्योंकि लग रहा है जैसे उनके पास अब और कोई चीज नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी फॉरेन फंडिंग केस जिसका फैसला हो जाना चाहिए। दूसरा सर, ये जो ममनुआ और फॉरेन के हवाले से बात हो रही है, अगर तो ममनुआ फंडिंग के हवाले से फैसला होना है, क्या इसमें और फॉरेन फंडिंग में कोई फैसले में फर्क होगा? अगर यू कुड क्लैरिफाई दैट। और दूसरा ये कि अगर एंड दे स्टिल हैव द रूम कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें जो भी फैसला है, अगर आप ये क्लियर कर दें। मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट वो अपील कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने जो सिंगल बेंच के फैसले का जिक्र किया, वो जो 30 डे लिमिट थी वो इंट्रा कोर्ट अपील में सस्पेंड हो गई थी। लेकिन उस फैसले में बड़ी अहम कुछ लिखाई है। उसमें जज साहब ने लिखा कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो ना सिर्फ इसके इम्प्लीकेशंस पार्टी पे होंगे बल्कि पार्टी के चेयरमैन पे होंगे। ये क्लियरली उन्होंने लिखा है और ये फैसला अभी भी होल्ड करता है। फिर उन्होंने लिखा है कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित होती है तो पीटीआई यानी पिटिशनर जो है दे हैव टू फेस द म्यूजिक। तो म्यूजिक क्या है? अब फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर एक पाकिस्तानी कंपनी किसी सियासी जमात को फंड करती है वो प्रोहिबिटेड है, वो ममनुआ है। अगर कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन नेशनल करता है तो फिर वो पार्टी जो है फॉरेन एडेड पार्टी की कैटेगरी में चली जाती है, वो मजीद संगीन हो जाता है मामला।
जिसमें फिर अगर ये फाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाए तो फिर एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक रेफरेंस फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी। लेकिन उससे पहले इलेक्शन के कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत वाइड इख्तियारात हैं। जिन जिन लोगों ने, मतलब इमरान खान ने अगर मिस डिक्लेरेशन की है, जो कि की है, और उसने मिसलीड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि किया है, उसने ऐसे डॉक्यूमेंट जमा कराए जो जाहिरन बिल्कुल गलत बयानी है। उन्होंने अकाउंट्स कंसील किए हैं, उन्होंने अकाउंट्स कंसील करने के बाद 11 को डिसओन किया है, जो फिर गलत बयानी थी, इन राइटिंग किया है, क्योंकि सबूत मौजूद है। उन अकाउंट्स को ये दिसंबर 2012 में ऑपरेट करे थे, जबकि इनका दावा है इन राइटिंग कि ये तो हमें स्टेट बैंक से पता चला कि ये हमारे अकाउंट है। तो क्राइम बहुत कंपाउंड हुआ है, उस पर वो सारे एक्शन ले सकते हैं, वो पैसा भी जब्त कर सकते हैं, वो फाइनेंस बोर्ड के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और ये जो पार्टी का सिंबल है, वो पूरी जो पार्टी है उसमें जो लोग हैं उनको डीसी बहुत कुछ कर सकते हैं। वेदर और नॉट वो फुल फोर्स ऑफ द लॉ अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ये इंशाल्लाह कल हमें पता चल जाएगा। लेकिन मेरी सिर्फ ये उम्मीद है, जो मैंने शुरू में कहा, कि देखिए अब ये तारीखी फैसला है, अगेन वी आर एट क्रॉसरोड्स। अगर तो इलेक्शन कमीशन फुल फोर्स ऑफ द लॉ अप्लाई करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, पाकिस्तान की सियासत में नई तारीख रकम की जाएगी। और अगर नहीं करता है तो जाहिर है फिर रेमेडी हक दोनों पार्टीज को मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और इंशाल्लाह तवक्को करेंगे मेरी ये उम्मीद है कि फैसला जो है वो हमारे हक में आएगा और फैक्ट्स और एविडेंस के बेस पे आएगा। तो जब ये अपील जाती है तो मैं आज से ये कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इसको सुने, ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाए, एक लैंडमार्क जजमेंट हो, लैंडमार्क डिसीजन हो, और एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है पाकिस्तानी की पॉलिटिक्स का। और फिर तमाम सियासी जमातों को इसके नीचे लेके आए, तमाम सियासी जमातों पर ये कानून लागू करे, तमाम, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को आपने नर्सरी ऑफ लीडरशिप बनाना ही इसी सूरत में है कि वहां पे मेरिट हो, नीचे से लीडरशिप ऊपर आए, उनको मेरिट में टिकट्स मिले और प्राइम मिनिस्टर आए और प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। आइडियलिस्टिक बात नहीं है ये, अब प्रैग्मेटिज्म का तकाजा है कि हम किसी न किसी आइडियल को फॉलो करें। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को फॉलो कर करके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आई होप इट कम्स टू एंड टुमारो। ओके, ठीक है। अच्छा, आई डोंट वांट टू लाइक अब अगर आपने ये कहा था कि पैंडरिंग इज अ न्यू वर्ड दैट यू हैव एडेड इन माय वोकैबुलरी, पैंडरिंग आपने इस्तेमाल किया था कि पैंडरिंग हो रही है अभी भी इमरान खान साहब की, तो आपको इस फैसले की जो अब ये सामने आ गया है कि कल सुबह 10 बजे सुना दिया जाएगा, आपको लगता है वो पैंडरिंग किसी हद तक कंटेन हुई है? आई होप सो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुझे ये तवक्को है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर जो उस पर डाला गया, ये अलग बात है कि इमरान खान को खुली छुट्टी क्यों दी गई, क्यों हमारे इदारे खामोश हैं, क्यों हमारे आईनी इदारे खामोश हैं कि वो खुली छुट्टी है, वो खुल गंदनाता एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डैमेज कर रहा है, उसकी जो लीडरशिप है उसको चैलेंज कर रहा है, उसको डिमीन कर रहा है, उसके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उनकी हिद्दतें। अब बाय द वे मैं आपको एक बात बताता चलूं, दिसंबर उसकी वजह क्या है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि कानून लागू नहीं होता। दिसंबर 2016 में इसी केस के दौरान एक वक्त आया कि सरदार रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि ये डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं आप नहीं दे रहे, ये दे। बड़ा स्टर्न किस्म का एक ऑर्डर था। उसके जवाब में इमरान खान ने उन पर इल्जाम लगा दिए कि आप अकबर बाबर से मिले हुए, आप बाइस्ड हैं, वगैरह वगैरह। मैंने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल की, वो कंटेम्प्ट जो थी इवेंचुअली इनको अरेस्ट करने के वारंट्स भी जारी हुए, इवेंचुअली वो आ गए इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने अपने वकील को ये कहा कि अब उन्होंने रिग्रेट कर दिया है, उन्होंने माफी कर ली है, ये जो हमने फाइल की थी एप्लीकेशन कंटेम्प्ट की, इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दे। मैंने किया था। उसके बाद वो कई साल तक इमरान खान इलेक्शन कमीशन पे कुछ नहीं इल्जाम लगाता था, क्योंकि उसको पता था कि वहां पकड़ाई है। उसके बाद फिर ये जब इलेक्शन कमीशन, नए इलेक्शन कमिश्नर आए, इनकी तारीफें की, इनके बारे में आपने नॉमिनेट किया, आपने अपॉइंट किया, आप किस मुंह से आप उनको इस बुरा भला कहते हैं? आपने किया तो यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। कोई कहीं तो बक स्टॉप होनी चाहिए। आपको बस खुला मैदान है, मैंने शख्स को इस ओहदे पे लगाया, अब कल वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा, आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें, आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये क्योंकि एक्शन नहीं ली गया इसलिए दिस कंटिन्यूज टुडे। ही शुड बी पुट टू द डॉग। देखिए
Honestly speaking, maybe मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा. If I was the chief election commissioner, I would have taken notice of all this that is going on. I would have put contempt and applied the full force of law on Imran Khan. How dare you do this to a constitutional body in Pakistan? How dare you to insult the head of that constitutional body with immunity? आप खुले आम फिर रहे, आप कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है. ये तो जंगल का कानून है. हमने जंगल के कानून में नहीं रहना, हमने आईन और कानून के नीचे रहना है. ये वो केस है जो ये सेटल करेगा कि क्या हम वी विल कंटिन्यू टू लिव अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या कोई कानून. आपने ये जो इमरान जो कर रहा है, यानी जहां पे जिस मुंसिफ के सामने वो पेश हो रहा है मुल्जिम के तौर पे, उधर कहते हैं कि आप नीचे उतरो, आप खुद नॉमिनेट किए उसको. दिस इज फैशिज्म. मैं पहले भी कह चुका हूं, दिस फैशिज्म हैज ग्रोन एवर सिंस. मैं इसको पॉइंट आउट करता आ रहा हूं पिछले चंद महीनों से. आपने इस फैशिज्म को दोबारा बोतल में डाल के और इसको खत्म करना है अगर तो पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है. लेकिन खान साहब को आप भी जानते हैं, बाबर साहब मैं भी जानती हूं, इतना तो जानते ही हैं कि वो ही इज नॉट गोइंग टू टेक दिस सिटिंग डाउन. तो मतलब जाहिर है कि वो जुमेरात को जो धरना होना था वो शायद पहले भी हो सकता है, हो सकता है रात में ही पहुंच जाए उनके कारकुनान वहां पर. और जाहिर एक प्रेशर तो है. तो क्या हम सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि ये जो फैसला आएगा, क्योंकि परसेप्शन इज नाउ बिगर देन रियलिटी एंड फैक्ट इज ग्रेटर देन फिक्शन इज ग्रेटर देन फैक्ट्स टुडे इन दिस. अब हालिया फैसले आप देख लीजिए, तो परसेप्शन डैमेज होगी खान साहब की, या खान साहब के सियासी कद काट जो है वो डैमेज होगा ये फैसले में? आप इसको जरा अगर बता दें तो. दोनों डैमेज होंगे अगर फैसला जो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आता है. और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो परसेप्शन है ये भी तो वक्त के साथ साथ बना है. ये जो सारी पैंडरिंग होती रही है, ये इनको एक किस्म का खुला हम उनको रास्ता दिया गया कि जो मर्जी करे. तो अब ये इन्होंने थर्सडे का डेमोन्स्ट्रेशन ऐलान किया है. लेकिन जहां तक उनको लीगल रेमेडी का ताल्लुक है, ऑब्वियसली इनको पूरा मौका मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में होपफुली बिफोर फुल कोर्ट, क्योंकि मामला इतना संजीदा है कि फुल कोर्ट जब ये अगर ये फैसला हमारे हक में आता है तो ये इनके पास मौका तो मौजूद है एंड दैट इज द ओनली फोरम. लेकिन यकीनन डैमेज तो होंगे. और इनकी जो सबसे बड़ा जो डैमेजिंग देखिए इस वक्त के वर्डिक्ट से पहले वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है. वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, फाइनेंशियल ऑनेस्टी, वो इमारत तो ढेर हो गई. वहां क्यों नहीं चैलेंज करते? वहां उनको क्यों नहीं कहते कि हम इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस करेंगे? वहां तो खुद कहते हैं कि वहां की अदालतें बहुत आजाद है, मेरिट पे फैसला करते हैं और टाइमली फैसला करते हैं. तो व्हाई डजंट ही चैलेंज दैट? बिकॉज ही नोज दे हैव द इंफॉर्मेशन, दे हैव द फैक्ट्स. वहां पे आप अगर कोई गलत बयानी करते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं, गलत बेसिस पे केस करते हैं तो आपको उल्टा पड़ जाता है. यहाँ तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ये सीधा हाईकोर्ट पहुंच जाता है. जो भी कुछ छोटी सी बात होती है हाईकोर्ट में. इस केस में 9 इसने रेड पिटीशन फाइल किए हाईकोर्ट में, जबकि अभी ट्रायल कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां केस चल रहा था. आप मौका देते कि पहले फैसला है फिर उसके बाद अपील करें. जो आपको रेमेडी कानून में मौजूद है वो तो जाहिर है हर किसी को मिलनी चाहिए. लेकिन ये हमारी उल्टी गंगा जो बहती आई है ये अब खत्म होनी चाहिए. हमें इस बात से निकलना चाहिए कि somebody is above the law and the rest are below the law. या तो फिर सीधी सीधी बात है जो मैं कहता हूँ कि आइन में तरमीम कर लें और उसमें लिखें दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड फॉर ऑल पाकिस्तानीज एक्सेप्ट इमरान खान, जिस तरह हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल. पर ये लिख गए, मसला खत्म हो गया. ठीक है, मामला हमें बहुत तबाह कर. ठीक है, ओके, जस्ट टू रैप इट अप. ठीक है अकबर एस बाबर साहब, जस्ट टू रैप इट अप, ये डिस्क्वालिफिकेशन इज वन ऑप्शन, फॉरेन फंडिंग जो है वो जब्त कर ली जाए, दैट्स अनदर ऑप्शन. व्हाट्स द थर्ड ऑप्शन? इज देयर अ थर्ड ऑप्शन? Yes, there are many options. सिंबल भी लिया जा सकता है, डिसीट भी किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, पैसे भी जब्त किए जा सकते हैं. और फेडरल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड भी किया जा सकता है कि इनके खिलाफ रेफरेंस. What is your case targeting towards other than doctrine of necessity को एंड करने के अलावा आप किस चीज पर टारगेट कर रहे थे? Were you looking to de-seat him, to disqualify him, to at least get this on record? What has been your kind of like going? What was your target? मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस मकसद के लिए पार्टी बनी थी वो ये थी कि हमने एक इदारा बनाना था जहाँ पे इमरान के कॉन्स्टिट्यूशन में उसे लिखा था कि ये 2 टर्म चेयरमैन होगा और उसके बाद पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे और रेगुलरली होंगे और लीडरशिप नीचे से ऊपर आएगी. ये पाकिस्तान की सियासत को बदल देगी. ये वो रोल मॉडल बनेगी जिस डेमोक्रेसी को आप फॉलो करते हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उनके असूलों को आप अपने ऊपर अपनाएंगे. उसका स्टार्ट आपसे होगा. इमरान उस सारे फलसफे से हट गया. उसका सिर्फ एक मकसद हो गया, इक्तदार. हमारा मकसद है तब्दीली.
इक़्तिदार वैसे भी आपको मिल जाता अगर आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होती, तो इक़्तिदार एग्जीक्यूटिव पावर को बहुत झोली में आके गिरता है। लेकिन हमारा बहुत बड़ा मकसद था, इमरान खान betrayed us. Imran Khan betrayed the very principles on which PTI was founded. Imran Khan betrayed everything we stood for, all the democratic values that we stood for. And this is the mother of all betrayal. As the number 2 in the party, I could not tolerate it. मैंने कहा I will stand इमरान खान के सामने मैं मुकाबला करूंगा, मैं उस जंग को लड़ूंगा। पहले अब आपने और मुकाबला करूंगा, और आपने मुकाबला किया 8 साल की। अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई नो यू आर द मैन ऑफ द आवर एंड यू आर वेरी बिजी, वांटेड बाय ऑल चैनल्स, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। और यहाँ पर वक्फे की तरफ जाना है, लेकिन वक्फे से पहले यही बात जिस तरह से अकबर एस बाबर साहब ने की कि वो उनका जो तजाद है इमरान खान साहब के कौल और फेल में, और जो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट वो पहने फिरते हैं, तो शायद वो कल वो जो प्रीटेंस है शायद वो एंड हो जाए। एंड होगा या नहीं होगा ये तो हमें कल पता चलेगा, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इज एन ऑप्शन। कल फैसला किसके हक में आता है, कल हक और बातिल की जंग है, तो कल कौन जीता है इस पर भी देखेंगे। लेकिन वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से। अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने ये 2014 में ये केस फाइल किया था इन इलेक्शन कमीशन, अब इसका फैसला 8 साल बाद कल दिया जाएगा सुबह 10 बजे। लेकिन अब हमारे पास एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, और वो ये कि क्वेटा से कराची आने वाला जो हेलीकॉप्टर है वो लापता हो गया है। इसमें कोर कमांडर हैं, कॉमोडोर कोस्ट गार्ड हैं, और कुछ अहम शख्सियात भी बताई जाती हैं कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। अब अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये इतलात आ रही हैं कि अभी तक लापता है। ऑफ कोर्स बैड वेदर भी हो सकता है, और जाहिर है कि इट्स बिन अ मॉनसून स्पेल, और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हैं, विजिबिलिटी लो है। दुआ है कि सब ठीक हो, लेकिन दैट इज़ वन अनफॉर्चुनेट थिंग जो हम अभी रिपोर्ट करें आपको। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी सलाउद्दीन अहमद साहब, बैरिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अहमद साहब। आसमान तो नहीं गिरा, लेकिन आप शुक्र है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी ताहिर सिंधु साहब, MPA हैं पंजाब असेंबली से, और हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सलाउद्दीन साहब, ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला कल 10 बजे आना है, और जो इल्जामात की बौछार तो काफी अरसे से जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तवस्सुत से, अब मामला यहां तक आ गया है कि करारदाद मंजूर हो गई है पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। अब कह रहे हैं कि जुडिशल काउंसिल पे भी आएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा ये मामला। आपको लगता है ये केस फिट बैठता है, मतलब ये सुना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, अभी तक क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एलिगेशन क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो पहले बात की गई थी कि सिर्फ ये मुद्दा है कि उन्होंने कि जो फेडरल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी की अलायंस है उनके साथ मुलाकात की है, तो मैं नहीं समझता वो ऐसा इतना कोई सीरियस मामला है जिस पे आप किसी को ये रिमूव कर सकें ऑफिस से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपना कई काम होते हैं। सिर्फ एक उनका क्वाज़ाई जुडिशल काम होता है जिसमें वो किसी को एलिजिबल या इनएलिजिबल या इस किस्म की फंडिंग वाली केस में पार्टी का स्टेटस वगैरह वो देख रहे होते हैं। मगर दूसरा क्वाज़ाई जुडिशल फंक्शन के साथ साथ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें उन्होंने सारी इलेक्शन की जो मोडेलिटीज़ हैं वगैरह वो तय करनी होती हैं। तो वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मशावरत के साथ ही की जाती है। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक मुलाकात को बुनियाद बनाया जा सकता है। बाकी जो ग्रीवियंसेस हैं वो अभी तक सही तरह अभी तक आर्टिकुलेट नहीं हुई। तो मुझे तो अभी तक तो कम से कम जो बातें हुई हैं उसमें कोई इतना ज्यादा मजबूत मुकदमा नहीं नजर आता। जो जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से भी मुकदमा तो मजबूत नहीं था, लेकिन वो फिर भी काफी विथस्टैंड कर गया, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी वो भी हो गया। तो ये आप फरमा दीजिएगा सर कि क्योंकि अपने अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल, बिकॉज जो वोटिंग होती है, जो जजेस लगाए जाते हैं, लगाने की जो ख्वाहिश होती है उसको भी रद्द कर दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा का लेटर मौजूद है, आपके दूसरे जस्टिस साहब की ऑडियो आ गई है। अब मामला कंटेंशियस हो गए हैं विद इन द जुडिशरी, विच वॉज एन एरिया ऑफ कंटेम्प्ट कि आप इस पर बात नहीं कर सकते, और ये यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, जिसने हमें अदल देना है। अगर अपने इदारे के अंदर ही वो मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट ऑन देयर डिसीजंस जो पॉलिटिक्स में हमारे सामने आती हैं?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। अब देखें, जो ये वाला इशू है इलेक्शन कमीशन का, ये तो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का, उनकी रिमूवल का जो मामला है वो जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है वो आइन में ही तय है। उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट, और उसके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं प्रोविंशियल हाई कोर्ट के, तो उनकी तो कॉम्पोजिशन तय है। ऐसे मामलात में फिर कंट्रोवर्सी नहीं आती कि ये बेंच सही नहीं बनाया गया, इसकी तश्कील गलत की गई, या कोई किसी को हैंड पिक किया गया या किसी को एक्सक्लूड किया गया। जहां डिस्क्रेशन अनरेगुलेटेड हो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाने की जो पावर है वो तमाम सवाबदीद जो है वो मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस साहब के हाथ में है, तो वहां डेफिनेटली फिर कभी कभार उंगलियां उठाई जाती हैं कि बेंचेस सही तरीके से तश्कील नहीं दी जा रही, कुछ जजेस को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है, कुछ जजेस को बहुत ज्यादा एक्सक्लूड किया जा रहा है, और उसमें फिर उंगलियां उठती हैं। वो चीज अवॉइड करने का जो तरीका है, और ये इशू पिछले कई साल से चल रहा है, कम से कम चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के वक्त से चल रहा है कि क्या चीफ जस्टिस के पास कंप्लीटली अनचेक पावर होनी चाहिए। वहां भी उनके दौर में एक केस हुआ कि केस की समाअत के दौरान जब उन्हें अपने एक साथी जज की क्वेश्चनिंग पसंद नहीं हुई तो वो उठ के बेंच से छोड़ के चले गए, तो बाकी जज साहिबान को भी पीछे पीछे जाना पड़ा। तो ये क्वेश्चन उठा कि आया किसी चीफ जस्टिस की कंप्लीट पावर होनी चाहिए कि जब वो चाहे बेंच तश्कील दे दे, जब वो चाहे डिसॉल्व कर दे, सारी कॉम्पोजिशन उसके हाथ में हो। तो ये जो डिस्प्यूट, ये जो इश्यूज रेज किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, वो अब इश्यूज अब मंजर आम पे आए हैं, और मैं समझता हूं बड़ा जरूरी है अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस चीज पे अपनी रूल मेकिंग करे और ये डिस्क्रेशंस जो हैं वो कर्ब करे और उनका कोई स्ट्रक्चर लाए, कोई मेथडोलॉजी लाए, ताकि आइंदा इस किस्म के इल्जामात ना लगे। ठीक है सर, अब ये इल्जामात ना लगे ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज अब जो फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा मुमकिन यही है कि फिर या तो आपके पास मुद्दई आ जाएंगे या जिनके खिलाफ फैसला है वो आ जाएंगे, क्योंकि किसी के खिलाफ तो फैसला आना है अनलेस इलेक्शन कमीशन स्ट्राइक्स अ क्लियर बैलेंस। सर आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा अहमद साहब के व्हाट ऑप्शंस, मतलब ये जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से हम सजा जो हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन है, पार्टी का जो साइन है या जो सिंबल है उसको लेने की बात हो रही है, फिर डी सीट करने की बात भी हो रही है, विच इज द मोस्ट प्रोबेबल जो हमारे आइन के मुताबिकत से, क्योंकि ऐसा पहले हुआ तो नहीं है, लेकिन एंड आल्सो डज इट हेल्प बेरी द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ये फैसला? देखिए, मैं समझता हूं ये वाली जो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन ही कर दिया जाएगा वगैरह, अव्वल तो वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में नहीं है, वो गवर्नमेंट ही फैसला कर सकती है। बट मैं नहीं समझता कि कंसिडरिंग द होल स्टेट ऑफ अफेयर्स, अगर कोई इस किस्म का फैसला हुकूमत करे तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत वाइज फैसला होगा। डेफिनेटली कुछ पेनल्टीज लग सकती हैं, और हो सकता है अगर किसी ने कोई झूठा हल्फनामा दिया हो तो उस पर कार्रवाई हो सकती है आर्टिकल 62 और 63 की। मगर ये कि एक सिरे से किसी इतनी बड़ी सियासी जमात को इस ग्राउंड पे आप बैन कर दें या तो वो मैं नहीं समझता कि कानूनी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी वो कोई अच्छी हिकमत अमली होगी। एंड यू आर सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि वूटन कंपनी है और जिस तरह से क्रिकेट मैचेस खेले गए और फिर उसके बाद नायान साहब से पैसे लिए गए, सो ये आप उसको ऑल कंसिडर्ड कह रहे हैं? In spite of that. ओके, थैंक यू सो मच अहमद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी सर आपके पास आते हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा अब इलेक्शन कमिश्नर का मामला, तो करारदाद भी मंजूर हो गई है पंजाब में, कितनी जल्दी मामला तय होते हैं देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो क्या है हिकमत अमली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हुकूमत जो है मौजूदा, क्या आप लोग समझते हैं किस तरह से आप इलेक्शन कमिश्नर को बचाएंगे अगर बचाना है तो? बहुत शुक्रिया सना। मैं सोच रहा था कि शायद हम फॉरेन फंडिंग पे भी थोड़ी बात कर लेंगे, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका मैं आपको एक शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। आते हैं सर। जी, मैं उसका शॉर्ट आंसर ये देना चाहूँगा कि ये एक बिल्कुल ही फार फेस्ट लॉन्ग शॉट है
और पीटीआई का आपको पता है झूठ के पलंदे और गलत बयानियां बनाने के वो माहिर हैं, और वो बहुत अरसे से आज को याद है कि फरवरी मार्च में भी जब फॉरेन फंडिंग का केस अपने आखिरी मराहिल में था, और अकबर एस बाबर साहब को मैं आपके प्रोग्राम में यकीनन कमेंट करना चाहूँगा कि लगभग 100 हेयरिंग्स सिर्फ स्क्रूटनी कमेटी की हुई, और तकरीबन 100 महीने उन्होंने इस बैटल को लड़ा, बड़ा गैलेंटली, ब्रेवरी के साथ, तमाम प्रेशर्स के बावजूद। और मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट डे। फैसला जो भी हो वो आपके सामने आ जाएगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की आला अदलिया 2011 4 अप्रैल का जो प्रेसिडेंशियल रेफरल फाइल किया हुआ है उसको भी 12 साल हो गए हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुने, और जो बेंच फिक्सिंग और ये मामलात आपके सामने आए हैं और जिस पे सलाउद्दीन साहब भी बात कर रहे थे, इसको बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए और कमेटी बन चुकी है। लेकिन कमिंग टू व्हाट यू सेड, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस इवन स्टैंड करेगा, पहली बात। और अगर ये गया तो ये बहुत बुरे तरीके से बाउंस बैक करेगा। जस्टिस फायज ईसा वाला रेफरेंस का आपने अंजाम दे दिया है, और वहाँ तो पूरी एक बहुत लोग उसको पुश फॉरवर्ड कर रहे थे, पूरी स्टेट मशीनरी थी। यहाँ पीटीआई के वो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर के बड़े मीडियोकर लोग हैं जिन्होंने 63(1)(f) भी नहीं पढ़ा, जी भी नहीं पढ़ा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से पहले वो ज़रूर ये देख लें कि इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, और उसका जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बराबर स्टेचर है, इसीलिए उसका एग्जिट भी 209 के जरिए रखा गया है। तो अगर आप अदालत को रिडिक्यूल करेंगे या समवन क्लोजर टू हिम, तो आप 63(1)(g की मिसचिफ में अट्रैक्ट होंगे। और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 63(1)(g के अंदर वो रिडिक्यूलिंग द जुडिशरी, द आर्म्ड फोर्सेस, ब्रिंगिंग इनटू कंटेम्प्ट, बहुत सारा एक डेंजरस टेरेन है, और इसके ऊपर हमारी इंडियन जुरिस्डिक्शन में और जुरिस्डिक्शंस में सना यहाँ तक हुआ है। और ये जो असेंबली के मेंबरान को आगे हरावल दस्ता बनाकर करारदाद पास करा दी है, खुदा ना खास्ता अगर ये ऐसे जाते हैं तो वो तमाम मेंबरान भी इस जो है कंटेम्प्ट में आ जाएंगे, एंड दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इन टर्म्स ऑफ दोज प्रोविजंस। तो इनको बहुत सोच समझ के कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, इल्जामात तो रोज लगते हैं, किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, किसी पर नोटिस नहीं लिया गया। सिंधु साहब हमारे साथ हैं। सिंधु साहब वेरी क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आई डोंट वांट टू गो टू द ब्रेक विदाउट टॉकिंग टू यू। ये फरमा दीजिएगा कि ये तो करारदाद तो आ गई है, आज चौधरी शुजात साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने तो डिसोन कर दिया परवेज इलाही साहब को, मोने इलाही साहब को। अब ये मामला जो है करारदाद की क्या मतलब बेसिस क्या है कि क्यों करारदाद लाई गई है इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, और ये जो खौफ है इनको इतना, तो आपको लगता है कि फैसला इनके खिलाफ आने वाला है? जी सना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये मैं 15 साल से मेंबर हूँ असेंबली का, और साथ में प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ। उस दिन सलाउद्दीन साहब ने एक बात की थी बड़ी प्यारी कि क़यामत ये नहीं आएगी कि वज़ीर-ए-आला कौन बनता है, क़यामत आएगी गलत फैसले की वजह से। तो बाकी उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये करारदादें होती रहती है, लेकिन जो भी कृषि साहब फरमा रहे थे ये बिल्कुल सब पे जो जितने जिन लोगों ने ये करारदाद पास की उन सब पे भी ये कंटेम्प्चुअस उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, और उन पे भी कंटेम्प्ट लगेगी। क्यों आप कह रही कि आज तक होता नहीं, नवाज शरीफ ने तो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तो उसमें उसको कह दी थी सिसिलियन माफिया, अभी 5 साल हो गए केस चलते, कुछ साबित नहीं कर सके। तो यहाँ पे तो हर चीज प्रूव है कि किस किस मुल्क से अकाउंट आए हैं, और स्टेट बैंक ने प्रूव किए हैं। मैं अकबर एस बाबर को दाद देता हूँ, मैं उनको नहीं जानता पर्सनली, लेकिन इतनी मतलब मुस्तकिल मिजाजी से इनको हामिद खान जैसे बड़े वकील और बड़े बड़े लोग जैसे वजीउद्दीन, वो इनको छोड़ गए सारे, मतलब। तो इस वजह से ये फैसला कल ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और जत्थों की सियासत करना चाहते हैं। आप ये जत्थों की सियासत नहीं होगी, कर ले जितना इन्होंने करना था। ये हर अदारे को मरूब कर रहे हैं, इस तरीके से काम चलता नहीं है मुल्क का या स्टेट का। और अभी अदारों को भी सोचना पड़ेगा लाजमन कि ये क्या कर रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चले गए, इस पर बात करते हैं, ठीक है। अब आप भी चले गए ना कोर्ट, ये हर कोई कोर्ट क्यों जा रहा है, इस पर बात करते हैं जी। एक वक्फा ले लें, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।
एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, ताहिर सिंधु साहब भी हैं। और पहले इससे पहले कि हम उनकी तरफ वापस जाएं तो वही वाली खबर जो हम आपको पहले बता रहे थे, जो क्वेटा से कराची आने वाला हेलीकॉप्टर जो लापता है वो अब भी लापता है। और इसमें अब डिटेल्स आ रही हैं कि 2 पायलट सवार हैं, 2 ब्रिगेडियर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब इसमें मौजूद हैं जो कोर कमांडर हैं सदर्न कमांड के, और इसमें क्रू मेंबर भी है। और वी जस्ट होप के अब जल्द पता चल जाएगा एंड होप इट्स जस्ट बैड वेदर एंड दे विल ओवरकम दिस। दुआ है। यहाँ पर वापस चलेंगे जी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना इन्हिसार हो रहा है हैदर जमान कुरैशी साहब, बिकॉज और तो कुछ स्टिक नहीं किया। वो कोई टेस्ला वाला होता है ना, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, आप उसमें चीजें डालते रहते हैं, वो स्टिक नहीं करती। डू यू थिंक दिस विल स्टिक ऑन इमरान खान साहब? और ये जो आप लोग इतने दिनों से शोर करते रहे कि फर्क होगी तो फलां ये तो फलां वो, किया तो आप लोगों ने कुछ नहीं, तो इसी पर इन्हिसार है, तो ये स्टिक करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है वैसे आपका। हैट्स ऑफ एंड कुडूस टू यू। यू नो इट्स एन आइस बेबी क्वेश्चन। लाइक इमरान खान इज लाइक आइस, उस पे वाकई कोई चीज टिक नहीं करती, लेकिन इट विल शैटर एंड अंडरमाइन। आई होप के जो फैसला आता है वो अगर आइन और कानून के मुताबिक हुआ, और जो मवाद वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स, और अकबर एस बाबर ने तो एक लिमिटेड जो है एविडेंस दिया, उसके बाद स्टेट बैंक, SECP, एंड आई हैव हैड द लग्जरी ऑफ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड। एंड मैं आपको बता सकता हूँ सना दयानतदारी से कि इस हुजम का, इस वॉल्यूम का और इस मैग्नीट्यूड की प्रोहिबिटेड एंड फॉरेन फंडिंग जो है, आपने पाकिस्तान तो क्या साउथ एशिया में भी नहीं देखी होगी। और जो नतीजा आएगा उसमें शायद फोरफीचर हो, शायद बैनिंग की बात करें लोग, खान साहब अपनी बात करें। मैं समझता हूँ PTI को बैन कर देना या ऐसा कोई काम करना वो तो फेडरल गवर्नमेंट और पार्लियामान और इसके बाद वाले फोरम्स का होगा, लेकिन इट विल सर्टेनली गो टू द एडिफिस ऑफ द center of gravity of honesty, morality and सादिक और अमीन। यकीनन तोशा खाना इतना बड़ा मिसाइल नहीं था, बट ये यकीनन टॉमोहॉक होगा। और ये तो फंड रेजिंग में एक अपने आप को मसीहा समझते हैं। ये उम्मीद ही है आपकी, मुझे लग रहा है कल आप यौम तशक्कुर बनाएंगे या यौम तफक्कुर, ये देखना पड़ेगा। ये कल यौम मुतफक्किर होगा या यौम तशक्कुर होगा, ये आपकी तरफ से। बट इलेक्शन एक्ट का 210 जो कहता है कि पार्टी हेड के सर्टिफिकेट से अकाउंट्स जमा होते हैं और आप सर्टिफाई करते हैं, ये ऑन ओथ डिक्लेरेशन होती है, ये कोई और नहीं करता, ना सेक्रेटरी फाइनेंस करता है, ना सेक्रेटरी जनरल करता है, ओनली द पार्टी हेड। हाँ, अब कल को इमरान खान ये कहे कि नहीं पार्लियामानी लीडर जो है ना वो अकाउंटेबल है और पार्टी हेड नहीं है, वो एक और लाइन हो सकती है, क्योंकि दे कैन कम अप विद ऑल काइंड ऑफ इन्वेंडोज, बट आई थिंक ही विल बी डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू 62 and 63। और मैं समझता हूं कि ये एक चीज है। So you wish to believe, ठीक है, ओके, ठीक है। Let me stop you there। और सिंधु साहब ये बताइएगा, आप बताइएगा consequences of a misdeclaration. That will be the only well, I think circumstances have always overridden logical level, sir। आजकल जो हो रहा है लॉजिक से बाला तरी है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, आप जानती हैं आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था सना, आपके साथ 2-2.5 माह पहले भी प्रोग्राम किया था, आप भी ये इंतजार में थे। तो ये देखिए, कभी खुशी कभी गम, तो कभी खुशी हो गई पंजाब के 20 इलेक्शनों में, तो कभी गम भी आएगा। तो सियासत तो ऐसी है। पंजाब में तो गम ही गम है सर। पंजाब का पुरसाने हाल कोई नहीं है, वो कोर्ट चले गए हैं सर। अब कोर्ट चले गए हैं, ये स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर वो फॉलो नहीं हुए रूल्स, अब इसमें क्या चले जाए? ये अदालत अच्छा ठीक है नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अदालत में सियासत ना करें, जाके सियासी मैदान में लड़े। और सर ये तो आइडियल है ना सिचुएशन। अच्छा ओके, सिंधु साहब को बोलने देना, सिंधु साहब को बोलने दें। सिंधु साहब क्या हो रहा है, ये क्यों आप गए हैं कोर्ट भाई? जी बहुत शुक्रिया सना आपका भी और कुरैशी साहब का भी कि उन्होंने मुझे मौका दे दिया। हमारे पास चारा ही कोई नहीं। आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, उसमें यह कि तमाम इलेक्शंस जो हैं सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के, बाकी जितने इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए होंगे। तो वहां पे क्या हुआ, आई वाज चीफ पोलिंग एजेंट देयर फ्रॉम माय पार्टी और चीफ व्हिप भी हूं मैं। तो वहां पे वही नंबर जो है सीरियल नंबर वही काउंटर फाइल पे था, वही नंबर उस पे था, और साथ साथ वो लिख रहे थे और उसकी हमने तस्वीरें बना के कोजेंट एविडेंस दी है कोर्ट को हमने कि ये एविडेंस है।
अदर हमारे पास चारा भी कोई नहीं था और इसके अलावा कोर्ट जाने का। अदरवाइज हम भी कोर्ट को नहीं चाहते कि वो यूनियन काउंसिल बने जिस तरह से हो रहा है कि मतलब लोग एकदम जो आम लोग हैं बेचारे वो रुलते फिरते रहते हैं और जो लाडला है उसके केस फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं।